हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। अभी हमारा जेई मेन का लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड पेपर डिस्कशन सेशन हो रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे पेपर की डिस्कशंस हो चुकी है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको आज के सेशन में करेंगे। एंड लॉज ऑफ मोशंस की आप चैप्टर रिवीजन वीडियो ज़रूर देखिए, आपको कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर की सारे कंसेप्ट एक जगह मिल जाते हैं एंड उसके बाद पेपर को डिस्कशन करिए। आइए चलते हैं। देखिए जो सामने क्वेश्चंस है उसमें एक कह रहा है कि ये इसकी मास 100 kg एंड M1 10 kg एंड M2 20 kg है, आर अरेंज इन द सिस्टम एज shown इन द फिगर। All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that the mass M2 moves upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि ये मास ऊपर जा रही है। मान लो हमने A1 से डिनोट कर दिया, A1 इज गिवन टू यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मास M2 A1 या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कॉर्ड लूज होगी। अगर कॉर्ड को स्ट्रेच रखना है, टाइट रखना है, तो इसको भी सेम एक्सेलरेशन से A1 एक्सेलरेशन से इसको मूव करना पड़ेगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको भी मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज कॉर्ड लूज हो जाएगी एंड कॉर्ड लूज हो जाएगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा, तो उस केसेस में डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर M2 A1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है तो M1 भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तभी स्ट्रिंग आपकी स्ट्रेच रहेगी। अब सवाल है कि अगर इस M1 इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो फोर्स कहाँ से आएगा? तो मान लीजिए कि इस सिस्टम की इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा M1A इस डायरेक्शन में। अब ये स्यूडो फोर्स उसको ये वाली एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मान लीजिए T है, तो यहाँ पर भी T है एंड दिस इज ऑल्सो T, यहाँ पर T है। तो अब सबसे पहले अगर आप जो सबसे बड़ी नीचे वाली ब्लॉक है, कहीं भी फ्रिक्शंस नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखो इसको, तो इसकी मास 100 kg है एंड इस डायरेक्शंस में एक फोर्स लगा रहे हैं F एंड ड्यूरिंग मोशंस ये M2 इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इस सरफेस पर आपको नॉर्मल रिएक्शंस लगेगी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है। एंड अगर आप पुली वाली सिस्टम को देखो तो इस पुली में इस डायरेक्शंस में टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन T है, और ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन सपोज करिए N1 है एंड इसकी एक्सेलरेशंस इस डायरेक्शंस में A है। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि F माइनस N एंड माइनस T विल बी इक्वल टू 100 A। ये नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशंस लिख दिए। आपको फिर से देखिए कि इस डायरेक्शन में F है, इधर से N है, और ये T को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि T स्ट्रेस्ड है, उसमें फोर्स है, इसीलिए T को भी लेना पड़ेगा। अब अगर सपोज करिए हम M2 के लिए देखें तो M2 के लिए अगर देखें तो यहाँ पर इसकी मास दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर 20G इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और A1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि T माइनस 20G विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई A1। तो T का वैल्यू हो गया 20G प्लस A1, और A1 की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 10 प्लस 2, तो ये 240 न्यूटन आ जाएगा। आपका 240 न्यूटन T आ गया। हमें यहाँ पर अगर देखें तो अब अगर हम उसके लिए लिखें
तो n का वैल्यू यहाँ पर इसमें इस पर जो है इस डायरेक्शंस में एक फोर्स n भी लग रहा है, तो आप n को 20a लिख सकते हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दें तो आपका n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि f एंड माइनस टी इजकल टू 120a आ जाएगी। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब आते हैं m1 के लिए। तो m1 को देखें अगर, तो इस डायरेक्शंस में m1 की मास 10 है, तो 10a फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है और इस डायरेक्शंस में टेंशन है और इस डायरेक्शंस में उसकी एक्सेलरेशन a1 है जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, 10a माइनस टी इक्वल टू एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई a1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10a इजकल टू टी की वैल्यू 240 है, तो ये 240 हो गया एंड प्लस a1 की वैल्यू 20 है, तो ये 260 हो गया एंड a की वैल्यू 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर देखें तो हमें f की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। अब आपके पास टेंशन है और ये 26 है, तो थर्ड इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो f विल बी इक्वल टू t एंड प्लस 120a एंड t की वैल्यू आपको दिया हुआ है 240 एंड 120 एंड मल्टीप्लाइड बाय 26, क्योंकि a की वैल्यू 26 आ गया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 33 एंड 60 न्यूटन। तो ये आ सकता है एंड मेरे ख्याल से ये क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप हर एक बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाओ और उसके लिए इक्वेशन लिखो, उसके बेसिस पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 blocks m1, m2, m3 having mass 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using rope 1, 2, 3. 1, 2 and 3. The tension in the rope 1T1 when they are moving upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखें, मैं इसी में सेट कर देता हूँ कि ये ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दिस इज गिवन इन क्वेश्चंस। तो अगर आप T1 फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चंस में, तो अगर आप सपोज करिए कि मैं 4 kg के लिए इक्वेशन लिखूं अगर, तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 एंड माइनस 4g इजकल टू 4a। यहाँ पर T2 बनाया हुआ है कि T2 नीचे लग रहा है और T1 ऊपर लग रहा है, तो T1 माइनस T2 एंड 4g होगा। एंड अगर M2 6 kg के लिए लिखें तो T2 एंड माइनस T3 एंड माइनस 6g विल बी इक्वल टू 6a। एंड M3 के लिए अगर लिखें तो T3 माइनस 10g विल बी इक्वल टू 10a, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सभी को ऐड कर दीजिए तो T3 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया एंड T1 एंड माइनस 6 for 10, ये 20g हो गया एंड दैट विल बी इक्वल टू 20a। तो आपका जो T1 है दैट विल बी इक्वल टू 20 एंड g प्लस a, तो ये आपका 240 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब टेंशन इन द फर्स्ट कॉर्ड इज 240 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, 2 inclined planes are placed as shown in the figure। एक का इंक्लाइनेशन 40 डिग्री है और दूसरे का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है विथ ए वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं AB along its surface with a velocity just sufficient to carry it to the top of the point। ये कह रहा है कि यहाँ पर हम A को सपोज करिए कि U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू रीच द पॉइंट ऑफ B। इसका मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जा रही है।
at a height of 10 meter. After reaching the point B, the block slides down on inclined plane BC. अब ये यहाँ से BC में inclined plane down आ रही है, तो टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट C फ्रॉम द A से C तक पहुंचने का जो टाइम है वो T अंडर रूट 2 प्लस 1 सेकेंड्स है, द वैल्यू ऑफ T है। तो हम क्या करेंगे, A से B तक जाने का टाइम अलग निकालेंगे और B से C तक जाने का टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल टोटल टाइम फ्रॉम A टू C। अब अगर देखोगे तो मैं एक बार फिगर फिर से बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट केसेज में मान लीजिए ये 45 डिग्री है एंड यहाँ पर ये वाली हाइट 10 मीटर है। तो अगर इसकी लेंथ L1 हो तो साइन 45 इजकल टू 10/L1 आ जाएगा। तो साइन 45 आपका हो गया 1/√2, दैट विल बी इक्वल टू 10/L1। तो L1 की वैल्यू 10√2 आ गया मीटर में। अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है और इस डायरेक्शंस में जो एक्सेलरेशंस है उसकी वैल्यू g साइन 45 है, जिसको हमने a1 लिख दिया है। एंड दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू रीच हेयर, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि v इजकल टू u प्लस at। तो यहाँ पर v इजकल टू u प्लस at, तो यहाँ पर 0 इजकल टू u एंड माइनस a1 एंड t1। तो t1 का वैल्यू हो गया u/a1 एंड u को आप 2a1 एंड L1 लिख सकते हो का अंडर रूट। अगर हम v स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s लगा दें तो u की वैल्यू ये आ जाएगा, तो ये a1 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 2L1/a1 का अंडर रूट, तो ये हमारा t1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। L1 की वैल्यू 10√2 है एंड a1 की वैल्यू g साइन 45 है। तो ये आपका g इंटू 1/√2 है का अंडर रूट है। तो g को कैंसिल कर दें, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 2 सेकेंड आ गया। इसका मतलब t1 की वैल्यू 2 सेकेंड आ गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है और इसको हम L2 मान लेते हैं। तो साइन 30 हो गया 1/2, दैट विल बी इक्वल टू L2 एंड बाई 10 साइन 30 विल बी इक्वल टू 10/L2। सॉरी, ये हो जाएगा साइन 30 विल बी इक्वल टू 10/L2। तो आपका L2 इक्वल टू हो गया 20 मीटर एंड इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस a2 अगर है तो दिस इज g साइन 30 और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम फाइंड करना है। तो हम सिंपली लगाएंगे s यानी कि L2 विल बी ut, तो 0 एंड प्लस हाफ a2 एंड t2 स्क्वायर। तो आपका जो t2 है दैट विल बी इक्वल टू 2L2 एंड डिवाइडेड बाई a2 का अंडर रूट। तो यहाँ से हो गया 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है g साइन 30। तो ये हो गया 10 एंड साइन 30 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया का अंडर रूट। तो 0 से कैंसिल हो गया 8, दिस इज अंडर रूट 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 2√2 सेकेंड। तो अब अगर टोटल टाइम देखें, टोटल टाइम, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड प्लस 2√2। यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो ये √2 प्लस 1 बच जाएगा सेकेंड्स। एंड इसमें क्वेश्चंस में ये t है, तो इसका मतलब t की वैल्यू आपका 2 सेकेंड आ गया। सो दिस इज योर 2 सेकेंड टाइम। मेरे ख्याल से क्लियर है। एंड अब लॉज ऑफ मोशंस मेरा यह सेशन एंड कर रहा है। एंड
नेक्स्ट चैप्टर हम वर्क एनर्जी पावर्स को लेंगे। तो पहले वर्क एनर्जी पावर की चैप्टर वीडियो का सेशन होगा, जिसमें हम चैप्टर की सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह क्विकली कलेक्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पर फिर जेई मेंस के या नीट के वर्क एनर्जी पावर के पेपर सॉल्यूशंस को डिस्कशन करेंगे एंड दैट विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।